उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बरेली में अशरफ के गुर्गों की तलाश में पुलिस है। पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गुड्डू मुस्लिम के बरेली लोकेशन की खबरों को संज्ञान में ले एसपी। बड़ी खबर मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। बरेली में अशरफ के गुर्गों की तलाश तेज। पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हलचल बढ़ी हुई है बरेली में। गुड्डू मुस्लिम के बरेली लोकेशन की खबरों को संज्ञान ले एसपी। और ये देखिए, उमेश पाल से जुड़ी यह बड़ी खबर, हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें बरेली में डटी हुई हैं, लगातार कोशिश में लगी हुई हैं, क्योंकि इनपुट है गुड्डू मुस्लिम के बरेली में लोकेशन होने की खबरें मिल रही हैं। ऐसी जानकारी आने के बाद टीमें सक्रिय हो गई हैं। पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें हैं जो इस वक्त बरेली में तलाश में जुटी हुई हैं और ये तलाश बड़ी तेज बताई जा रही है। अशरफ के गुर्गों की तलाश तेज बरेली में। गुड्डू मुस्लिम के बरेली लोकेशन की खबरों के बाद छापेमारी की खबर आ रही है। गुड्डू मुस्लिम के बरेली लोकेशन की खबर आती है, इसके बाद छापेमारी का दौर जारी है। पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार छापे और गश्त बढ़ा चुकी है। इनपुट गुड्डू मुस्लिम को लेकर के है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनूप, ये बताएं कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर के लोकेशन की भी खबर आ रही है, इसके अलावा कहां-कहां छापेमारी चल रही है? ही जब से प्रयागराज कांड हुआ है तब से बरेली का नाम सुर्खियों में। और बरेली के बारे में ये जानकारी मिली थी कि जो शूटर्स थे वो बरेली जेल में आके मिले थे हत्याकांड से पहले, और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तब से ही एसटीएफ, बरेली पुलिस, एसआईटी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और अब गुड्डू मुस्लिम की भी चर्चा ये चल रही है कि बरेली में उसकी कहीं लोकेशन मिली है, जिसको लेकर बरेली की पुलिस, एसटीएफ की तमाम टीमें लगातार छापेमारी कर रही है, दबिशें दे रही है। फिलहाल अभी तक जो एसपी सिटी है उनका कहना है कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उनका संज्ञान लिया जा रहा है और ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही हैं। तमाम टीमें लगी हुई हैं, करीब 2 दर्जन टीमें पुलिस की लगी हुई है जो ताबड़तोड़ दबिशें दे रही हैं। वहीं एक मंत्री जो है, पूर्व मंत्री, उनकी बेटी का भी उनसे संबंध माना जा रहा है। जो सद्दाम है उससे संबंध की बात आई है सामने, उससे कुछ तमाम बातचीत की ऑडियो सामने आई है। तो पुलिस उस मामले की भी छानबीन कर रही है और उसके बाद ही पुलिस का बिल्कुल अनूप, हमारी भी नजर बनी रहेगी कि इस छानबीन और इस दबिश और जिस तरीके से पुलिस और एसटीएफ की टीम लगी हुई है, क्या कुछ हाथ लगता है बीपी गंगा पर। सबसे सटीक जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया अनूप। खबर बागपत से है। स्कूल फीस नहीं देने पर 2 छात्रों के बाल कटे हैं। होली चाइल्ड एकेडमी में 2 छात्रों के सिर के बाल काटने का आरोप है। एकेडमी में अध्यापक पर बाल काटने का आरोप लगा है। दोनों छात्रों के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के नया गांव उर्फ हमीदाबाद का यह मामला है। स्कूल में टीचर ने स्टूडेंट के बाल काटे। वजह यह बताई जा रही है कि फीस नहीं जमा थी। यह पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के नया गांव उर्फ हमीदाबाद का है। यहां एक स्कूल में टीचर ने बच्चों के बाल काट दिए, ऐसा आरोप लगाया है अध्यापक पर दोनों छात्रों के परिजनों ने, और इन्होंने कोतवाली में तहरीर दी है। बड़ी खबर बागपत से, नया गांव उर्फ हमीदाबाद का यह मामला। तो बागपत के एक स्कूल में फीस नहीं जमा करने पर छात्रों के बाल काटने का मामला करवाता जा रहा है। जिन छात्रों के बाल काटे गए हैं उनके परिजन स्कूल की इस हरकत से गुस्से में हैं। मामले की दोनों छात्रों के अभिभावकों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ बयान देने की बात कह रही है। उधर स्कूल प्रशासन इस मामले में कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। मेरा पेपर चल रहा था, टीचर आए और चाटे मारे और बाल काट दिए। और 1 महीना पहले फीस के ऊपर उन्होंने सबने बल रहा था। जो मेरी डेल थे उनकी फीस जमा नहीं थी, उनके इस हमारे बाल काट दिए। फीस की वजह से मेरे कल बाल काटते हैं। पेपर चलते चलते उठा के मुझे काट दिए बाल, इसलिए 2 महीने की फीस की वजह से। अब तो फीस भी नहीं थी, कल पेपर एग्जाम चल रहे थे इसके, और उसी बीच वो टीचर आए 2-3 और ये उठाए 2-3 बच्चे, और इनके बाल ऐसे इतने बड़े बाल भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं। मैंने FIR इसकी थाने में करा दी जी। कल और भी गार्जियन जो स्कूल में गए थे उनके साथ उन्होंने बदतमीजी करी और चारों तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं। समझौते के लिए समझौता करवाओ।
तो छात्रों के परिजनों की बात सुनी आपने, उनका क्या कहना है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाए स्कूल मैनेजमेंट पर, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली बात कि स्टूडेंट के बाल काटे गए क्लास में। समाचार पत्र में हमने पढ़ा है, किसी बच्चे ने शिकायत तो नहीं किया है। समाचार पत्र में पढ़ा हूँ, उसकी अब जांच करा लेंगे। अभी तक क्या मामला नहीं, अभी तक तो वो कोई संज्ञान में नहीं, बस पेपर में हमने पढ़ा है आज सुबह। क्या मतलब नोटिस जारी किया जाएगा, किस तरह? नहीं, जांच किया जाएगा क्या मामला था। तो स्कूल मैनेजमेंट का कहना यह है कि जांच किया जाएगा। पेपर में पढ़ करके इनको पता चला है कि इनके क्लास में टीचर ने 2 बच्चों के बाल काट दिए। डीएम बागपत राजकमल यादव एबीपी गंगा से जुड़े हैं। राजकमल जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा से और पर जुड़ने के लिए। जरा ये समझाएं कि स्कूल को लेकर के किस तरीके का एक्शन या जांच आगे बढ़ी है। अब देखिए, एक बहुत ही गंभीर प्रकरण सामने आया है और इसकी जांच स्वयं शिक्षा अधिकारी कर रही है और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई संलिप्तता विद्यालय की नजर आती है तो इसमें बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बच्चों का हित और उनकी सुरक्षा हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम लोग उस पर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन जांच की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि जो अभिभावक हैं वो एक नहीं, वो उनकी भी बातचीत एबीपी गंगा पर चली है। उन्होंने कहा सर कि और भी स्टूडेंट के जो अभिभावक आए हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। बिल्कुल बताया जा रहा है, हम लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है और मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक इसमें विस्तृत जांच रिपोर्ट आ जाएगी। हम लोग उस आधार पर एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिया जा सकता है सर अगर ऐसे केसेस में, अगर स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं पेरेंट्स ये सोच करके कि पढ़ाई होगी, सब चीजें ठीक होंगी, लेकिन बच्चा घर आता है उसके बाल कटे हो? बिल्कुल मैडम, जो नियमों के अनुकूल और सुसंगत धाराओं में जो भी प्रावधान बनेंगे रिपोर्ट के आधार पर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है सर कि ये मामला प्रकाश में आया है। जांच भी जल्द आज शाम तक का आप जिक्र कर रहे हैं ताकि जो अभिभावक हैं जिन्होंने एफआईआर कराई है और जो बाकी अभिभावक जो अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं उन्हें निश्चिंतता हो पाए। शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। तो देखिए, बागपत मामले में एबीपी गंगा पर डीएम बागपत का कहना यह है कि जांच के आदेश दिए गए हैं और बड़ी तेजी से इसकी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई होगी और ये जिम्मेदारी दे दी गई है। आज शाम तक रिपोर्ट मांग ली गई है। डीएम की ओर से ये कह दिया गया है कि इस मामले को पता लगाइए और जिस तरीके से अभिभावक इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से स्कूल से इतनी बड़ी शिकायत आ रही है और मैनेजमेंट का कहना अव्वल इस पर यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके स्कूल में बैठा जो स्टूडेंट आ रहा है वो घर जाता है तो उसके सिर से बाल अजीब ढंग से कटे हुए, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। इस पर आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है डीएम ने। और आजमगढ़ में मदरसे के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और इस पर एक्शन लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 7 अधिकारियों पर केस दर्ज है। धोखाधड़ी, सरकारी धन का गबन और कई आरोप हैं। आपराधिक साजिश रचने, सबूत को नष्ट करने, मदरसे के नाम पर सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया गया है। 313 मदरसों की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, आजमगढ़ में मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़े का जो मामला, इस पर एक्शन लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 7 अधिकारियों पर केस दर्ज। धोखाधड़ी, सरकारी धन का गबन करने, आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है। मदरसों के नाम पर सरकारी धन का गबन करने का आरोप, ऐसे कुल 313 मदरसे हैं जो जांच किया गया और वहां से फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। देखिए क्या है पूरा मामला, आपके सामने रखते चलें। आजमगढ़ में 313 मदरसों की जांच कराई गई। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े में 7 अधिकारियों का नाम सामने आया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ये ऑफिसर हैं। इनके ऊपर धोखाधड़ी, सरकारी धन का गबन, साजिश रचने, सबूत नष्ट करने जैसे कई मामले हैं। हुआ है कुल 7 लोगों पे। ये प्रकरण 2017-18 का है। जब मदरसा पोर्टल आया था तो जनपद में 300 से ज़्यादा बिना मानक के मदरसे चिन्हित किए गए थे, जिनका शासन के निर्देश पर जिनकी एसआईटी जांच कर रही थी। जांच जो है दिसंबर में कंप्लीट करके एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी। तो उसमें उसी के बिहाफ पर जो उस समय के मान्यता देने वाले या पेमेंट करने वाले उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ये कार्रवाई होनी थी। तो देखिए, आजमगढ़ में 313 ऐसे मदरसे हैं, संख्या काफी ज्यादा ऐसे मदरसों की। ऐसे मदरसों पर जब जांच कराई गई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 7 अधिकारी ऐसे हैं जो इसमें लिप्त पाए गए हैं और ऐसे में उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। फंडिंग की बात भी सामने आई है जो कि संदेह के दायरे में है।
अब इसकी भी जांच होगी। इसके लिए एटीएस को लगाया गया है। आखिरकार फंडिंग को लेकर के किस तरीके से ये संलिप्तता है, ये भी सामने आएगी बात, क्योंकि अब इसकी जांच के लिए एटीएस को लगाया गया है। ये पूरा मामला जांच के दायरे में और जांच भी हाई लेवल होगी। एटीएस को लगाया गया है ताकि फंडिंग, फाइनेंस कहां से होता था, इसके तार कहां से जुड़े हैं, फंडिंग को लेकर के दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी लग रही है, संदेह की स्थिति बन रही है और इसे स्पष्ट करने के लिए ये एटीएस को लगाया गया। देखिए अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 7 अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। तत्कालीन रजिस्ट्रार जावेद असलम पर केस दर्ज हो चुका है। इस पूरे मामले पर जो एक्शन लिया गया है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लाल बन पर केस दर्ज हो चुका है। कौन कौन इसके दायरे में आया है ये हम आपको बताते चल रहे हैं। वकील अहमद और प्रभात कुमार पर भी केस दर्ज हुआ है। आजमगढ़ मदरसे के नाम पर फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल है जरा देखिए। मुन्ना राम ओम प्रकाश के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इनकी भी भूमिका संदेह के दायरे में पाई गई है। अब ये पूरा मामला दर्ज हो चुका है। तो आजमगढ़ में मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा, ये खेल सामने आता है। 313 मदरसों के जांच के बाद 7 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वासित अली हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वासित अली जी, 313 मदरसों में जिस तरीके के बाद जांच के बाद ये खुलासा हुआ है, इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार निष्पक्ष रूप से जो मदरसे हैं, जो बच्चों का हक मार रहे हैं और बच्चों को भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं, उनकी जांच करा करके उचित कार्रवाई करेगी। आप निश्चित रहिए, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ बच्चों को एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देने का काम मोदी जी कर रहे हैं और इसके लिए किसी का हक मारा नहीं जाएगा। जी जरा ये बताइए कब से चल रहा था, क्योंकि देखिए सरकारी धन का नुकसान है कुंवर वासित जी, और इसके साथ जिस तरीके से ये तार जोड़ने की बात, कब से चल रहा था एग्जैक्टली, कुछ इस बारे में जानकारी और डिटेल आ रही? जो पिछली सरकारों के अंदर चीजें खराब की गई हैं भ्रष्टाचार के कारण और इनकी मानसिकता के कारण, उनको ठीक करने का काम लगातार किया जा रहा है। समाज को एक कानून के हिसाब से चलाने का काम और नियम के हिसाब से चलाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके लिए सरकार, योगी जी और मोदी जी लगातार सख्त कानून अपनाए हुए हैं और अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं। लेकिन कुंवर वासित साहब देखिए, अगर अब तो योगी सरकार का एक कार्यकाल पूरा है, योगी 2.0 में हम चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये लंबे वक्त से चल रहा होगा, कितना पानी बह चुका होगा, अगर मंसूबों की आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो खराब रहे हो, तो कितना जहर घोला जा चुका होगा? कोई भी जो इनपुट जब मिलता है तो उस पर सरकार जब गंभीरता के साथ काम करती है तो उसमें काफी समय लगता ही है। और किसी भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उसके लिए साक्ष्य इकट्ठे करना, उनकी जांच करना, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं वो लगातार कुछ कर भी चलते हैं, उनके पास बचने के रास्ते भी होते हैं। तो सरकार लगातार अपना काम प्रभावी रूप से कर रही है। कुंवर साहब, ठीक है कि सभी अपना काम जांच और अब इनपुट मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन हाँ, ऐसे मंसूबे ना पले और वक्त पर उनका पता चले, ये भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया एबीपी गंगा पर जुड़ करके ये जानकारी साझा करने के लिए। तो वही देखिए, मदरसों में हो रही फंडिंग को लेकर के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई मदरसों में संदिग्ध फंडिंग की बात सामने आई है, इसकी जांच के लिए एटीएस को लगाया गया है। मेरे साथ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। सर, मदरसों को लेकर के सर्वे हुआ था, आंकड़े आपके सामने आ गए थे, अब उनके बेहतरी के लिए कुछ प्लानिंग करी है आपने, क्या है वो? देखिए, शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, मदरसा शिक्षा हो। योगी सरकार सभी दृष्टि से हर शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। मदरसा शिक्षा को बेहतर करने के लिए हमने एक सर्वे कराया। सर्वे में सारी चीज़ें स्पष्ट निकल कर आ गई हैं। अब हम इस मदरसा शिक्षा में बच्चों को बेहतरी की शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि अच्छी शिक्षा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता का विषय है। अच्छी शिक्षा योगी आदित्यनाथ सरकार का भी महत्वपूर्ण विषय है। तो हम दीनी तालीम के साथ साथ अरबी, उर्दू, फारसी ये पढ़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय आदि विषय पढ़ाकर इन्हें हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को IAS, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि बनाकर मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
मॉडर्न मदरसे बनाने की भी कुछ प्लानिंग हुई है, पायलट प्रोजेक्ट भी कुछ जिलों में शुरू कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो विषय मैंने आपको बताया, इसके लिए हम NCERT की किताबें जारी कर रहे हैं और इन बच्चों को फ्री किताबें देने का काम कर रहे हैं और कुछ स्पेशल विशेष मदरसों को चिन्हित करके इन्हें मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी सरकार ने नवरात्र में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ आयोजन कराने का फैसला लिया है। चैत्र नवरात्रि पर शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन होगा। इस आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आयोजन में महिलाओं को खासतौर सहभागिता उनकी सुनिश्चित कराई जाएगी। इस आयोजन को लेकर जिले के अधिकारियों को 21 मार्च तक पूरी तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए। तो देखिए, 2 अहम मौके नवरात्र पे और रामनवमी पर सुनिश्चित करें सरकार की ओर से दुर्गा सप्तशती का पाठ और अखंड रामायण। इसके लिए फंड भी होगा। तैयारियों की जिम्मेदारी अधिकारियों के कंधे पर। वहीं इस फैसले पर सपा का कहना है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता, सभी धर्म को एक समान ट्रीट करना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए कि आपने 1-1 लाख रुपए धार्मिक आयोजन के लिए आपने जिलेवार जारी किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक निवेदन और भी करना चाहते हैं। ये जो आपने 1 लाख रुपए दिया है, इसका इस्तेमाल पूरा हो जाए। नवरात्रि के अवसर पर सरकार की तरफ से मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का भी पाठ होगा। हमारे सामने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, एक अलग तरह का प्रयास, दुर्गा सप्तशती का पाठ, अखंड रामायण का पाठ। नहीं, किसी को आपत्ति क्या, ये तो अच्छी बात है। हम हैं, आप हैं, व्यक्तिगत तौर से तो हम लोग श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ भी कराते हैं और नवरात्रि में बहुत सारे परिवार दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराते हैं। तो एक जगत जननी है, एक जगत पिता जगदीश्वर हैं, और जब उनकी आराधना कहते हैं जब होती है तो हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। और हनुमान जी जहाँ मतलब कहते हैं जब हनुमान जी आ जाते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, चाहे कोरोना हो, चाहे तमाम सारे कष्टों का निवारण होगा। सब लोग मिल कर के, और जिनको आपत्ति होगी, आप अगला सवाल पूछे उससे पहले मैं उनको कहूँगा वह भी ये काम करें, तो उनका भी जो दिमाग में तमाम भरा है गंदगी, वो सब निकल जाएगी। आपने आपत्ति की बात कही, अगले सवाल से पहले ही जवाब भी दे दिया, लेकिन नाम का जिक्र करेंगे सपा सांसद ST हसन का। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिकरण के तहत फैसला है और अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है तो अन्य मजहब के लिए भी होना चाहिए। देखिए, मैं इस तरह के लोगों के जो बयान आते हैं उस पर जवाब देना उचित नहीं समझता, लेकिन सरकार का अगर ये कदम है तो यह कदम निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। वहीं इस पूरे मामले पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि भाजपा 24 के चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण कराना चाह रही है। नवरात्र का अवसर है, इस मौके पर योगी सरकार ये कह रही है कि देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाएगा। जब रामनवमी होगी तो अखंड रामायण का पाठ होगा। बाकायदा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग इसके लिए निर्देश जारी कर रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये इनके निर्देश से नहीं कोई पूजा पाठ करेगा, ये तो एक नाटक करते रहते हैं धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। भाई, मैं कह रहा हूं, ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। संविधान में सभी धर्मों के लिए जगह है। जब जो त्योहार आता है, जिस धर्म के मानने वाले लोग जो हैं, धर्म एक आस्था और विश्वास की चीज़ है। जिसकी जहां आस्था विश्वास होगी, जिसकी आस्था विश्वास है, तो नवरात्र व्रत भी रहेगा, चालीसा भी पड़ेगा, नौ दुर्गा चालीसा भी पड़ेगा। उसमें इनके कहने से थोड़ी ना कोई पड़ेगा। जिसका जिस धर्म विश्वास है उस धर्म को मानेगा, उसमें उसकी आस्था, उस पर हमें लोगों को कोई बात नहीं करनी चाहिए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।